let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी प्रोडक्ट की अपने किसी दोस्त या किसी दूसरे इंसान से बात की हो यूजिंग सोशल मीडिया और कुछ टाइम के बाद आपको उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एड्स दिखना शुरू हो गए हो? अगर हाँ तो ये कैसे मुमकिन है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइप की रील या कोई वीडियो देखते हो और फिर उसके बाद आपको उसी तरह की ढेरों वीडियोस दिखाई जाती हैं और आपकी फीड उसी एक ही तरह के कंटेंट से भरी रहती है? अगर ऐसा है तो ये कैसे मुमकिन है और ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इसके पीछे इस चीज का मकसद क्या है? आपने कभी सोचा है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें फ्री में क्यों यूज करने दिए जा रहे हैं जबकि इनको बनाने और इनकी मेंटेनेंस में बिलियन डॉलर्स खर्च किए जाते हैं? आखिर ये प्लेटफॉर्म्स पैसा कहां से और कैसे कमाते हैं? अगर इन सारे सवालात का जवाब हाँ है और आपने भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और सोची हैं तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है और कैसे किया जाता है। डाटा के बारे में कहा जाता है डाटा इज अ न्यू गोल्ड। डाटा असल में वो मालूमात होती है जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करते वक्त शेयर करते हैं या जनरेट करते हैं। इसमें आपका नाम, लोकेशन, आपके इंटरेस्ट, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, जो चीजें आप सर्च करते हैं, जो पोस्ट आप लाइक या शेयर करते हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस डाटा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या लेना देना, या फिर ये सवाल कि इस डाटा से फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस चीज से क्या लेना देना कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज में नहीं है। आखिर इस सारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे बेनिफिट मिलता है और इस सारे डाटा को प्रोसेस कैसे किया जाता है? ये सारा डाटा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कलेक्ट करते हैं वो रखा जाता है डाटा सेंटर्स में और ये सारा डाटा वहीं पे ही प्रोसेस किया जाता है। डाटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम्स और उनसे जुड़े टेलीकम्युनिकेशन और स्टोरेज सिस्टम्स को रखा जाता है। ये सेंटर्स बड़ी मिकदार में डाटा को महफूज करने और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डाटा सेंटर्स की बहुत ज्यादा अहमियत है क्योंकि ये तमाम डाटा इन्हीं सेंटर्स में रखा जाता है और प्रोसेस किया जाता है। मेटा यानी कि फेसबुक के 20 डाटा सेंटर्स सिर्फ अमेरिका में 94 फैसिलिटीज पर मुश्तमिल हैं और 48 मिलियन स्क्वायर फीट पे फैले हुए हैं। इन डाटा सेंटर्स पर लगभग 24.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये सेंटर बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेंटर अल्टोना लोवा में हर साल 1 मिलियन मेगावाट पर आवर बिजली और 52 मिलियन गैलन पानी कंज्यूम करता है। ये सेंटर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स का डाटा कलेक्ट करने और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जो कुछ सर्च करते हैं, जो कुछ ब्राउज करते हैं, जो कुछ शेयर करते हैं, हमारे बिहेवियर और सब कुछ जो हम इंटरनेट पर कर रहे होते हैं उस सब से हमारी एक प्रोफाइल बनाई जाती है और हमारा डाटा स्टोर किया जाता है और ये सारा स्टोर डाटा प्रोसेस किया जाता है इन डाटा सेंटर्स में। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि डाटा क्या होता है और डाटा सेंटर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि यही हमारा डाटा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर हमारे इतने सारे डाटा को कलेक्ट करके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्या फायदा, क्या ही कर सकता है ये सोशल मीडिया हमारे बारे में जानकर, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उससे इन सोशल मीडिया को क्या लेना देना। तो दोस्तों जवाब है टारगेटेड एड्स। टारगेटेड एड्स ही वो चीज है जिसके लिए इन सारी कंपनियों ने बहुत से डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं और उन पे बिलियंस डॉलर्स खर्च करते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ टारगेटेड एड्स दिखाने के लिए। टारगेटेड एड्स वो एड्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट और आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के मुताबिक स्पेशली आपको दिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड रील्स देखते हैं
और स्पोर्ट्स के रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी पोस्ट आपके सामने आती हैं आप उन पे लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं और उन पे कमेंट्स भी कर देते हैं। इसको एंगेजमेंट कहते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी चीज के साथ इंगेज हो रहे हैं ऑनलाइन तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके उस डाटा को, आपके उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ साथ वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि आप किस वीडियो पे रुक रहे हैं किस, और फिर आपके इन्हीं पैटर्न्स और इन्हीं बिहेवियर को समझने के बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको उन्हीं चीज़ों के ही एड्स दिखाते हैं, उन्हीं चीज़ों के रिलेटेड ही वीडियोस दिखाते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे टिके रहें। आप सारे डाटा को कलेक्ट करने और प्रोसेस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जाएं, और यही टारगेटेड एड्स ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मकसद होते हैं और इन्हीं से ही ये $billion कमाते हैं। इन टारगेटेड एड्स में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि गलत बंदे को गलत एड दिखाया जा रहा हो। मोस्टली ऐसा ही होता है जो बंदा जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है या फिर वो कोई चीज लेना चाह रहा होता है तो उसको वही चीज दिखाई जा रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये टारगेटेड एड्स असल में कौन से वाले एड्स होते हैं। इन टारगेटेड एड्स में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप एक मर्द हैं तो आपको मेकअप का सामान दिखाया जा रहा हो या फिर आपको लिपस्टिक्स दिखाई जा रही हो, ऐसी चीजें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है वो आपको दिखाई जा रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि आप एक मर्द हैं और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जानते हैं कि एक मर्द का मेकअप से कोई लेना देना नहीं होता, तो कभी भी एक मर्द को वो मेकअप या फिर लड़कियों वाली चीजें नहीं दिखाएंगे। ये एड्स इतने ज्यादा प्रिसाइजली दिखाए जाते हैं कि अगर कोई लड़की है तो उसको सिर्फ लड़कियों के रिलेटेड ही स्टफ दिखाया जा रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई लड़की है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है तो उसको बेड ग्रोथ के या फिर मर्दों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हों वो दिखाए जा रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मर्द है और वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है तो उसमें उनको लड़कियों के कोई भी प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हों या फिर लड़कियों का मेकअप हो गया, फिर लड़कियों के कपड़े, ऐसी कोई भी चीजें मर्दों को नहीं दिखाई जाएंगी क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता है कि मर्दों का इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अगर एक आदमी को स्पोर्ट्स का शौक है और वो अक्सर क्रिकेट या फुटबॉल के बारे में सर्च करता है, वीडियोज देखता है या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट चेक करता रहता है, तो उसको उसका कलेक्टेड डाटा यूज करके क्रिकेट बैट्स, फुटबॉल शूज या स्पोर्ट्स वेयर के एड्स दिखाए जाते हैं। यही होती हैं टारगेटेड एड्स जो स्पेशली आपके पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक टेलर किए जाते हैं। हु रन्स दीज एड्स एंड हाउ सोशल मीडिया अर्न्स फ्रॉम दीज एड्स। तो क्या ये एड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद चलाते हैं? ये सारे एड्स और प्रोडक्ट्स जो हम देखते हैं ये प्लेटफॉर्म खुद सेल कर रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर कौन चलाता है ये एड्स? ये सारे एड्स छोटे बड़े बिजनेसेस, कंपनीज या मार्केटर्स की तरफ से चलाए जाते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा रेलिवेंट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं। ये कंपनीज या बिजनेस होल्डर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसे देते हैं ताकि उनके एड्स उन्हीं लोगों तक पहुंचाएं जो उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उस डेटा की बेसिस पर जो ये प्लेटफॉर्म्स इकट्ठा करते हैं। किसी भी ब्रांड या बिजनेस के लिए कितना मुश्किल बन जाता है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उन प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। लेकिन जब यही कंपनीज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर के रिलेटेड ऑडियंस को टारगेटी हैं तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। इन 2023 इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने टारगेटेड एड से बिलियंस कमाए। मेटा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, मेटा ने अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन का एड रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें इंस्टाग्राम का रेवेन्यू फेसबुक से ज्यादा था जो करीबन $26 बिलियन के आसपास था। टिकटॉक ने भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया इन टारगेटेड एड्स की मदद से, जिसका आने वाले 1-2 सालों में लगभग $2 बिलियन होने का अंदाजा है। मोस्टली यंगर ऑडियंस को टारगेट करके दी साइलेंट वॉचर्स। कुकीज वो छोटी छोटी सी फाइल्स होती हैं जो हमारे ब्राउजर या फिर हमारे डिवाइस में स्टोर की जाती हैं। इन कुकीज का काम हमारी सारी इंटरनेट की एक्टिविटीज को ट्रैक करना और उस ट्रैकिंग के बाद उस डाटा को कलेक्ट करके डाटा सेंटर्स में भेजने का होता है। क्या हमारी पसंदीदा ऐप व्हाट्सएप भी हमारा डाटा कलेक्ट कर रही होती है? क्या हमारी चैट्स और उनमें मौजूद डाटा सिक्योर है या उसे व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर्स में बैठा कोई शख्स पढ़ रहा है या फिर हमारी भेजी गई वीडियोस या फिर तस्वीरों को देख रहा है? तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। व्हाट्सएप हमारा डाटा तो कलेक्ट करती है लेकिन हमारी चैट्स और मैसेजेस एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस, हमारी शेयर की हुई पिक्स, वीडियोस नहीं देख सकती। लेकिन व्हाट्सएप मेटा डाटा जैसा कि हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे लोकेशन और हमारी एक्टिविटी को कलेक्ट करती है, ये डाटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है। आप सबको याद होगा इन जनवरी 2021
2021 व्हाट्सएप ने अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। व्हाट्सएप ने यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी में कहा था कि अब के बाद से व्हाट्सएप अब से फेसबुक के साथ ज्यादा डाटा शेयर करेगी, जिससे बहुत से लोग डर गए थे अब उनकी चैट्स सिक्योर नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स पर माइग्रेट हो गए। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक डेडलाइन दी कि 8 फरवरी 2021 तक नए टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, अदरवाइज उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक 27% व्हाट्सएप यूजर्स ने कहा कि वो अपने कम्युनिकेशन को टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स पर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं और मई 2021 तक 16% यूजर्स ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। ये सारे प्लेटफॉर्म्स अब लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने या फिर सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं रहे, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। कैम्ब्रिज एनालिटिका की मिसाल ले लीजिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म थी जो यूजर्स के डाटा को पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए इस्तेमाल करती थी। 2013 में कैम्ब्रिज एनालिटिका को बनाया गया था। इस कंपनी का एम ये था कि फेसबुक के यूजर्स के डाटा को लेकर उन्हें साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और माइक्रो टारगेटिंग की बेसिस पर टारगेट किया जा सके। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने कैम्ब्रिज एनालिटिका की सर्विसेज हायर की। इस कंपनी ने 50 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल्स को एनालाइज किया और उन लोगों तक ट्रंप का कंटेंट पहुंचाया। इन्हें थोड़ी सी मेहनत से ट्रंप का सपोर्टर बनाया जा सकता था। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस कैंपेन के बाद 87 मिलियन लोग प्रो ट्रंप हो गए। जब ये खबर बाहर आई, मार्क जकरबर्ग को कांग्रेशनल हियरिंग का सामना करना पड़ा। फेसबुक ने इस स्कैंडल के लिए $725 मिलियन कंपेंसेशन दिया। ये सब कोई रैंडम फैक्ट्स या कोई फिक्शन नहीं है, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इमेजिन कीजिए कि हर बार जब आप फोन उठाते हैं और आपको ये फीलिंग है कि कोई आपके साथ है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपकी सारी बातें सुन रहा है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? क्या आप उस चीज से कंफर्टेबल होंगे या आप इसको लेकर सिक्योर फील करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं करता। लेकिन ये सब रोकना कुछ हद तक मुमकिन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्राइवेसी को बचा सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखिए।